हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब हमारे चैनल पर प्रिपेयर कर रहे हैं रीट एग्जामिनेशन के लिए और मैं आप लोगों के साथ में साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं टोटल 10 क्लासेस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ और उस दौरान मैं आप लोगों के साथ में टोटल 4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 5 है और आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो नोट्स होंगे वो प्रॉपरली आप लोगों के जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में आप लोगों की ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में दी हुई है। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने खुद ने भी रीट एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है और ये बात मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, तो ये हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन को स्रावित करती है और हार्मोन को सीधे किस में छोड़ती है, रक्त में। ये हार्मोन कोशिकाओं से कोशिका तक सूचनाएं लेकर जाती है और ये ग्रंथियां शरीर के कई भागों को नियंत्रित करने का काम करती है। बहुत सारे काम को नियंत्रित करती है, जैसे कि हमारा मूड हो गया, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, हमारे रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और हमारा जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसको हम लोग नियंत्रण एंड समन्वय बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो हॉर्मोन्स के द्वारा। और हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। अब ये हार्मोन क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हो रहे हैं तो अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं। हार्मोन नाम किसने दिया था, तो बेसिलस व स्टार्लिन द्वारा जो है वो इसका नाम दिया गया था। ये क्या होते हैं, ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, यानी केमिकली जो है वो मैसेंजर्स होते हैं ये, और अपना काम करने के बाद में ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन क्या है जो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, कार्य करने के तुरंत बाद में नष्ट हो जाते हैं, अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं। और तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या होती है, तो वो हार्मोन होती है। देखिए, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो देखेंगे, जो मतलब महिला ऐसे कुछ हार्मोन्स या फिर ग्रंथियां होती है, ऐसे कुछ ग्रंथियां होती है जो महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी होती है, दोनों में होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है जो महिलाओं में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है। और अलग कौन सी होती है, तो वो तो होती है आप लोगों के जनन ग्रंथियां, जो पुरुष और महिला दोनों में अलग होती है। उसके अलावा जितनी भी होती है वो जो है वो दोनों में कॉमन होती है। अब ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आप लोगों को याद रखना है। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट ये दोनों चित्र आप लोगों को दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जब आप लोगों को ये ड्राइंग याद होगी ना, तो आप लोग जो है वो आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई पीनियल ग्रंथि कहाँ है, तो यहाँ है। तो ये कौन सा भाग है, ये मस्तिष्क का। इसी तरीके से देखिए, ये जो है वो मेल है और ये हमारे फीमेल है। तो पीनियल काय कहाँ होती है, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि भी कहाँ होती है, मस्तिष्क में। उसी तरह महिलाओं में भी पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। तो ये चित्र याद रहेगा तो आप लोगों को ये ग्रंथियों की जो स्थिति है वो भी याद रहेगी। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, लेकिन ये भी ग्रंथियों को ये भी जो है वो ये भी एक तरीके की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क का भी भाग होता है। साथ ही साथ ये हमारे हार्मोन्स को भी स्रावित करने का काम करती है। उसी तरीके से हाइपोथैलेमस महिलाओं में भी होता है। उसके बाद में देखते हैं अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि हमारे गले में होती है, परा अवटु जो गले के ठीक पास होती है। तो उसी तरीके से महिलाओं में भी अवटु और परा अवटु। उसके बाद में हमारे जो श्वसन ग्रंथियां, यानी कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ठीक बीच में पाई जाती है, तो वो थाइमस महिला और पुरुष दोनों में थाइमस ग्रंथि होती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चित्र याद रखेंगे ना, तो चित्र के माध्यम से आप लोगों को इनकी स्थिति आराम से पता चल जाएगी। बल्कि एक बार तो सीटेट में क्वेश्चन भी दिया गया था कि ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग इस तरीके से दे दी थी और नाम को जो है वो हटा लिया था और बताया था कि बताइए, जहाँ पर बाद में लिख लिया था, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, बताइए ABCD की जगह क्या आएगा। तो उस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस चित्र को इसके साथ में ऐड किया है। उसके बाद में अग्नाशय के ठीक पास में, यानी अग्नाशय जो होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है, और वृक्क होती है, वृक्क के ठीक ऊपर देखिए, ये दोनों किडनीज है, रेड कलर की वृक्क है, और इनके ठीक ऊपर जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो अधिवृक्क है।
उसी तरीके से महिलाओं में अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती है। ये तो महिला और पुरुष दोनों में कॉमन होती है, लेकिन 2 ग्रंथियाँ महिलाओं में अलग, 2 ग्रंथियाँ जो होती है वो महिलाओं पुरुषों में अलग-अलग होती है। पुरुषों में देखिए यहाँ पर वृषण होता है और महिलाओं में यहाँ पर अंडाशय होता है। ये मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये नर है और ये मादा है। तो ये आप लोग ड्राइंग याद रखिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक-एक करके जो है वो सबके बारे में डिटेल में देखते हैं, डिटेल्स इनकी। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीनियल ग्रंथि। आप लोग देखिए पीनियल ग्रंथि कहाँ है? तो अभी हम लोगों ने देखी पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं तो देखिए पीनियल, जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है। मस्तिष्क का थैलेमस भाग जो होता है उसके अंदर हमारी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? तो वो मेलाटोनिन हार्मोन। यहाँ पर आप लोगों को ग्रंथि का कनेक्शन हार्मोन के साथ में याद रखना है, साथ ही साथ वो क्या काम करता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ये हार्मोन को स्रावित करती है, मेलाटोनिन हार्मोन को ये स्रावित करती है। उसके अलावा शरीर के जो दैनिक लय को नियंत्रित करने का काम करती है, जैसे समय पर सोना व जगना। अब ये दैनिक लय क्या होता है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैनिक लय का मतलब होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि रात होगी तो अब हम लोगों को नींद आएगी और सुबह होगी तो हमारी आँख अपने आप खुल जाती है। तो ये हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो ऑटोमेटिक सेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि समय पर जाग रहे हैं, हम लोगों का जो है वो भूख लगती है तो हमारा माइंड अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के माध्यम से ही जो है वो ऑटोमेटिक ये सिस्टम जो होता है वो सेट होता है। उसके बाद में देखिए पीनियल ग्लैंड इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारे शरीर की जैविक घड़ी के नाम से जानी जाती है। जैविक घड़ी क्या होता है? जैविक घड़ी का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो है वो एक तरीके से घड़ी का काम करती है। घड़ी का मतलब है कि हमारे शरीर के जो भी टाइमली होने वाले काम है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। तो हमारा हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल ग्लैंड कौन सी होती है या बायोलॉजिकल क्लॉक, तो वो कौन सी होती है? वो पीनियल का है। और इसका काम क्या है? तो हमारे शरीर के जो भी दैनिक लय है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है हार्मोन मेलेटोनिन। अब हम लोग देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होती है? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, हमारे शरीर की ग्रंथि होती है मास्टर ग्लैंड, मास्टर जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है। अब मास्टर ग्लैंड क्या करेगा? वो शरीर के अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा, भाई यही काम मास्टर का होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी कि ये जो है वो पीयूष ग्रंथि के काम को भी नियंत्रित करता है, यानी मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है और अन्य सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। यह डाइएन्सेफेलोन अग्र मस्तिष्क का आधार भाग में स्थित होता है और यह 2 हार्मोन स्रावित करती है। पहला आता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको मोचक हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा आता है निरोधी हार्मोन, जिसको इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। मोचक हार्मोन क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करती है। और निरोधी हार्मोन क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकता है। रोकता क्यों है? क्योंकि देखिए अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर स्राव हो जाता है तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। जितनी जरूरत है उतना हार्मोन को जो है वो स्रावित करेगा, अगर जरूरत नहीं है तो आगे हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं तीसरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी होती है। मटर के दाने के आकार की होती है और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह कपाल की, यानी हमारे जो खोपड़ी होती है उसकी स्फेनोइड हड्डी में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कई हार्मोन्स को स्रावित करती है। कौन-कौन से हार्मोन्स स्रावित करती है? काफ़ी अच्छे से मैंने जो है वो डिटेल में दे रखा है, और ये मास्टर ग्लैंड है इसीलिए काफ़ी सारे हार्मोन्स को स्रावित करती है। देख लेते हैं, सबसे पहला आता है एडीएच, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। यह हमारे शरीर में जल का संतुलन करता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो मानव शरीर में डायबिटीज इंडिपिटस रोग होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल डायबिटीज बोलते हैं, शुगर जिसकी वजह से मनुष्य में बार बार पेशाब आता है। तो यहाँ पर तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उसको एडीएच करता है। अगर एडीएच का नॉर्मल जो है वो सिक्रेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर कम हो रहा है तो फिर मानव में जो है वो डायबिटीज रोग हो सकता है।
दूसरा देख लेते हैं एलटीएच, तो उसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। यह मनुष्य में दुग्ध निष्कासन व प्रसव पीड़ा के लिए जो है वो उत्तरदायी होती है। देखिए दुग्ध निष्कासन मनुष्य में कौन करती है, तो महिलाएं। तो यह जो हार्मोन होते हैं वो महिलाओं में एक्टिवेट रहते हैं, और प्रसव पीड़ा जो होती है वो भी महिलाओं में होती है। तो ये हार्मोन कहाँ स्त्रावित होते हैं, तो ये हार्मोन महिलाओं में स्त्रावित होते हैं। लैक्टोबैसिलस हम लोग देखते हैं ना, दूध से दही बनना। और लैक्टोजेनिक हार्मोन किस में होता है, तो दूध में। तो दूध से रिलेटेड कौन सा हो गया हार्मोन, एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन। अगला देख लेते हैं एसटीएच। एसटीएच जो है उसको सोमेनाट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, और इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी मनुष्य में वृद्धि का काम करने का काम कौन करता है, तो वो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन करता है। अगला हम लोग देख लेते हैं टीएसएच, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। एसटीएच क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, अभी हम लोगों ने चित्र में भी देखा था, मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ आप, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है। यहाँ पर जो है वो नहीं दी गई है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यही होती है अवटुअर। थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है, जो आप लोगों के इस चित्र में दी हुई नहीं है। तो गले में होती है आप लोगों की थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो यह क्या करती है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। अगला देख लेते हैं हम लोग ओटीएच, जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन होते हैं वो लव हार्मोन होते हैं, यानी कि प्यार का जो हार्मोन जिसको बोला जाता है। यह हमारे शरीर में गर्भपात व जन्म में सहायक होते हैं, यानी महिलाओं में ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और वह हमारे शरीर में लव हार्मोन को भी स्रावित करती है, यानी कि किसी बच्चे के प्रति प्यार, किसी मनुष्य के प्रति प्यार। और जन्म के समय जब माता को जो है वो जन्म के समय अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार रहता है, पिता के कंपैरिजन में माता को ज़्यादा रहता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा जो है वो स्रावित होता है। इस वजह से जो है वो महिलाओं में जो है वो अपने बेबी के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। अगला देख लेते हैं जीटीएच, जिसको गोनेडोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। गोनेड्स का मतलब ही हमारे जननांग होता है, तो जननांगों के काम को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला हम लोग देख लेते हैं एफएसएच। एफएसएच जो होता है वो फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो हमारे शुक्र जनन में सहायक और अंडाशय में अंडाणु की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जनन तंत्र में भी आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। शुक्र जनन और अंडाशय यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में कौन सा हार्मोन, तो वो फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अगला देख लेते हैं एलएच, मतलब यहाँ पर आप लोग देखिए जीटीएच है ना, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका ही पहला पार्ट है एफएसएच और दूसरा पार्ट है एलएच, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है, और पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का कारण भी बनता है। अगला हम लोग देख लेते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, इसको प्रतिरक्षी ग्रंथि भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। थाइमस ग्रंथि जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी गई है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होती है इसको प्रतिरक्षी ग्रंथि भी बोलते हैं। यह थाइमोसिस नामक हार्मोन को स्रावित करती है, हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह थाइमस ग्रंथि जो होती है वो बचपन में ज्यादा विकसित होती है, वो वयस्क में अवशेष के रूप में पाई जाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक बात याद रखिए, बचपन में सर्वाधिक विकसित होती है और वयस्क में अवशेष रूपी पाई जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में तो ज्यादा विकसित होती है और वयस्क में अवशेष रूपी पाई जाती है। बचपन में यानी शैशव अवस्था में, बचपन अवस्था में ये क्यों ज्यादा एक्टिवेट रहती है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके खुद के अंदर जो है वो इतना इम्यूनिटी पावर नहीं होता है, तो थाइमस ग्रंथि उस समय उसको हेल्प करती है बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन जब जैसे जैसे वो शिशु वयस्क में बदलता है तो उसके अंदर खुद के शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है वो बनने लगता है, और थाइमस ग्रंथि जो होती है वो कम होने लगती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट को भी परिपक्व बनाती है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथि आ जाती है आप लोगों की थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये पूछा गया सवाल है। जितनी भी चीजें हैं उन सब में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एच आकार की होती है और श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। देख लेते हैं, क्या पता चित्र में ये भी दी हुई हो, इससे पहले की तो नहीं दी हुई थी। देखिए कौन सी हम लोग देख रहे हैं, थायराइड ग्रंथि देख रहे हैं।
देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि के बारे में चित्र में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है हम लोगों को, श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है और इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। अब आप लोग इनके सेकंड नाम याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बार देखिए चित्र को, आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अवटु ग्रंथि। तो यानी कि ये जो है ना अवटु ग्रंथि, यही थायराइड ग्रंथि है। श्वास नली के दोनों ओर होती है और एच आकार, एच आकार किस तरीके से है, तो एच आकार जो है वो इस तरीके से होता है। तो यह अवटु ग्रंथि, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि, और थायराइड जिसको हम लोग अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। राइट, अब हम लोग आगे देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एच आकार की होती है, श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। यह स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए थायराइड ग्रंथि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, स्वयं के आत्महत्या करने वाली ग्रंथि। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो स्वयं के आत्महत्या करने वाली ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, तो वो होती है आप लोगों की थायराइड ग्रंथि। और इसकी कमी से क्या रोग, कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हाशिमोटो रोग हो जाता है, इसकी कमी से हाशिमोटो रोग होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, भाई थायराइड ग्रंथि है तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी। यह हार्मोन का काम क्या करता है, यह हार्मोन, तो यह हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ये जो लाइन है ना, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसी हार्मोन की कमी से गलगंड, भाई गले में पाई जाती है, तो गलगंड यानी जिसको हम लोग घेंगा रोग भी बोलते हैं। और यह ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करती है। गलगंड जो आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा आयोडीन युक्त नमक को ही खाना चाहिए। अन्य रोग, थायराइड ग्रंथि जो होती है इसकी कमी से और भी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से और भी रोग हो सकते हैं। ग्रेव्स रोग, ग्लॉइटर रोग, प्लूमर रोग, और ये 3 रोग तो होते हैं। उसके अलावा क्रिटिसिज्म, जिसको हम लोग जड़ मानवता बोलते हैं, जो बच्चों में होता है, और मिक्सिडिमा जो वयस्कों में होता है। थायराइड ग्रंथि के बाद में हम लोग देख लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के ठीक पास होती है। एक बार और देख लेते हैं हम चित्र, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते रहे। ये आप लोगों के अवटु ग्रंथि, और यह आ जाती है परावटु ग्रंथि, यानी इसके ठीक नीचे की तरफ होती है, इसके ठीक पास में ही है। तो पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पढ़ी, इसको पैराथायराइड ग्रंथि को परावटु ग्रंथि भी बोलते हैं। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे की ओर स्थित होती है, इसकी संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी संख्या 4 होती है, तो वो होती है पैराथायराइड ग्रंथि। यह पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है, यानी अपने नाम का ही हार्मोन यह स्रावित कर रही है, जो रुधिर में कैल्शियम, जो विटामिन डी भी होता है, और CF2+ भी होता है, और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करती है, और इसकी कमी से टिटेनी रोग हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों की बनता है कि किसकी कमी से टिटेनी रोग होता है, तो वो होता है आप लोगों की पराअवटु ग्रंथि, जो आप लोगों की कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है, तो वो आपके हार्मोन कर रही है, पैराथायराइड हार्मोन को स्रावित करती है। तो पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं अधिवृक, अधिवृक ग्रंथि कहाँ होती है, तो यह तो आप लोगों को पता चल गया होगा। वृक, अधि यानी ऊपर, यानी जो वृक के ऊपर की तरफ पाई जाती है, अधिवृक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि भय, क्रोध, संकट के समय अधिक सक्रिय रहती है। यह वृक के ऊपरी भाग पर एक जोड़ी होती है, अधिवृक ग्रंथि। इस ग्रंथि के बाह्य भागों को कॉर्टेक्स और भीतरी भागों को मेड्यूला कहते हैं। यह 2 हार्मोन को स्रावित करती है। पहला आता है एड्रेनलिन, दूसरा आता है एपिनेफ्रिन। यानी कि पहला आता है एड्रेनलिन, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आता है नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि ये हार्मोन जो होते हैं वो आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। तो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि होती है, तो ये आप लोग याद रखिए, आपातकालीन ग्रंथि जो होती है वो अधिवृक ग्रंथि के नाम से भी जानती है। ये हार्मोन क्या करते हैं, आपातकालीन स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं, जैसे हृदय की धड़कन बढ़ना, हृदय का संकुचन होना, श्वसन होना, आंखों की पुतलियों का फैलाव आदि को नियंत्रित करने का काम करती है। एड्रिनल हार्मोन को 3F या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन जब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, जब कॉन्फ्लिक्ट वाली जो है वो कंफ्यूजन वाली जब मैटर हो जाता है, तो उस समय ये हार्मोन बहुत ज्यादा स्रावित करती है। जैसे मान लीजिए हमारे परीक्षा के नंबर सुना रहे हैं, या हमारे एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए अभी हम रीट की परीक्षा देंगे, तो रीट की परीक्षा के समय जब हमारा रिजल्ट आएगा, या फिर जब हमारा परीक्षा होगी, तो हमारे जो है वो
अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्राव को जो है वो छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे हमारे सामने जब पेपर होता है रीड का, तो वो आपातकालीन स्थिति है। तो उस समय हमारे हृदय की धड़कन भी बढ़ती है, हमारी आँखों में भी वो होता है, श्वसन अंदर तेज हो जाती है, उस समय हमारी ये हार्मोन स्रावित करती है। करो या मरो हार्मोन को इसको भी बोला जाता है। आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित करती है और इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। आगे और देख लेते हैं अग्नाशय अंडाशय, ये केवल मादा में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था अंडाशय जो होता है वो मादा में पाया जाता है और वृषण पुरुषों में पाया जाता है। अंडाशय जो केवल मादा में होती है, जो प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का स्राव करती है और मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। भाई महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास करने का काम कौन करते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पूछा गया सवाल है। महिलाओं में मासिक चक्र का नियंत्रण करना, गर्भ अनुरक्षण यानी गर्भ से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड जो भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। अगला देख लेते हैं वृषण, जो केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। यह हार्मोन नर, भाई नर में है तो नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा, शुक्राणु निर्माण में सहायता करेगा, एंड्रोजन हार्मोन भी स्रावित करेगा और लैडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन का निर्माण व स्राव करने का काम करती है। एंड्रोजन्स हार्मोन जो होते हैं वो पुरुषों में स्रावित होते हैं, जो लैंगिक कोशिकाओं द्वारा होते हैं, लैडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो ये भी सवाल बनता है कि लैडिंग कोशिकाएं किसमें होती है? तो वो होती है पुरुषों में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने भी मैं कह रही हूं ना कि ये क्वेश्चन बनता है, तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन बनता ही है। अगला हम लोग देख लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ये भी पूछा गया सवाल है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों होती है? तो वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। अब हम लोग देख लेते हैं अंतःस्रावी कैसे होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के क्या फीचर्स है। तो इसमें बीटा कोशिकाएं होती है, बी यानी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। इंसुलिन जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है और इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो वो होती है जिंक। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग व अधिकता होने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो सकता है। अब आप लोगों से पूछा जाता है डायबिटीज रोग किसकी कमी से? तो वो होता है आप लोगों के इंसुलिन की कमी से, जो अंतःस्रावी हार्मोन होता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार जो है वो एफ बेंटिंग के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि कैसे है ये। तो इसमें अल्फा कोशिकाएं होती है। अल्फा, ये जो साइन है ना, ये अल्फा का है। ग्लूकेगॉन का स्राव करती है, जो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। भाई ग्लूकोगेन का संबंध किससे हो गया? ग्लूकोज से। तो ग्लूकेगॉन का स्राव करती है, रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है और रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? तो वो अग्नाशय करता है, उसमें भी बहिःस्रावी ग्रंथि। आगे देख लेते हैं हम एक और नोट। प्रथम इंसुलिन ह्यूमुलिन था, यानी पहला जो इंसुलिन का इंजेक्शन था या पहली इंसुलिन का जो दवाई थी वो ह्यूमुलिन थी उसका नाम। और इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो वो बेस्ट और बेरिंग ने की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द शिक्षा ज़ोन हमारा चैनल है और मेरा खुद का नाम तमन्ना खत्री है और मैंने रीट 2022 पेपर 2 साइंस मैथ्स क्वालिफाई किया है, जिसकी मार्कशीट मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी जो है वो इसी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।